हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर से ही लिंक करेगा आपका, जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? प्रकाश। यानी कि आज में हम इसी का आगे का जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने समतल दर्पण के बारे में स्टडी कर ली थी आपकी, उसके जो गुण थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण, कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण आपका। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आपके। एक तो अवतल, कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो आपका अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण आपका। अब दर्पण होता क्या, कैसे बनाया जाता है, उसका हम डिस्कशन करें। देखिए, एक कांच का हमने यहाँ एक गोला ले लिया। क्या ले लिया? कांच का गोला, इस प्रकार से। ये इसका केंद्र हो गया। ये क्या होगा? केंद्र आपका। ठीक है। इस ग्लास को दो भागों में विभाजित कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो ये जो भाग बच गए आपका, इनको ऊपर क्या कर देते हैं? इस प्रकार से एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। या तो ऐसे पॉलिश कर दी जाएगी या फिर इस प्रकार से पॉलिश कर दी जाएगी आपकी। तो जो कांच होता है, ठीक है, उसको काट करके क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दी जाती है। या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से आपकी। तो उससे आपका क्या बनता है? दर्पण बनते हैं। कौन कौन से? अवतल या उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ तक। अब हमें क्या पता लगे कि अवतल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण कौन सा होता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, यदि आपका ये मान लिया कि हमें दर्पण दे रखा है और ये जो हमने ऐसे निशान कर रखे हैं, इसका मीन्स है कि यहाँ पॉलिश कर रखी है। क्या कर रखी है? पॉलिश। तो ये जो भाग है, यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग के ऊपर यदि पॉलिश कर दी जाती है तो जो बनने वाला दर्पण होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो याद रखना कि जो उभरे हुए भाग के ऊपर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। ठीक। अब इसकी एक और विशेषता है कि जो अवतल दर्पण है वो, इसके ऊपर जो किरणें आपतित होती हैं, तो सबसे पहले कि दर्पण जो होता है वो परावर्तन के नियम पर कार्य करता है आपका। हमने समतल दर्पण में पढ़ा था आपका। तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण है, इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो ये उन किरणों को क्या कर देता है? ये उन किरणों को अभिसरित कर देता है। क्या कर देता है? अभिसरित आपका। तो इस अवतल दर्पण को एक नाम और देते हैं, अभिसरित। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि बताइए कि अभिसरित दर्पण कौन सा है। तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अभिसरित का मतलब है कि इकट्ठा करना, एक जगह क्या कर देगा आपका? इकट्ठा करना। जैसे मान लो कि ये इसकी मुख्य एक्स हो गई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे ही ये आ रही है आपकी यहाँ से, तो ये इस बिंदु के ऊपर क्या कर देगी? इन बिंदुओं के ऊपर ऐसे इसको मिला देगी। तो यहाँ पर ये सभी किरणें मिल जाएंगी। तो ये क्या करता है? उन किरणों को अभिसरित करता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तीसरी कंडीशन क्या है अवतल दर्पण की? कि अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, हमारा प्रतिबिंब देखते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा आपको। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण की तीन कंडीशन हमें पता लगी कि हमें पहचान करनी हो। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि यदि जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसको पॉलिश कर देते हैं तो बनने वाला दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। दूसरी कौन सी है कि अवतल दर्पण जो किरणें आपतित हो रही हैं, जैसे ये किरणें हुई यहाँ से परावर्तित होकर के इस बिंदु के ऊपर मिल गई आपकी, तो इन किरणों को एक बिंदु के ऊपर क्या करता है? ये इकट्ठा करता है। इसलिए इसको अभिसरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरित। तो अवतल दर्पण अभिसरित दर्पण होता आपका। तो ये तीन कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु का या खुद का अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो प्रतिबिंब जो वस्तु होती है उससे क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। तो ये आपका किससे संबंधित है? अवतल दर्पण।
ठीक, अब दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। मान लो ये दर्पण आपका, इस पर इस प्रकार से पॉलिश कर दी गई। क्या कर दी गई, पॉलिश आपकी। अब देखिए, अब बाहर वाली सतह पे पॉलिश नहीं है, अंदर वाली सतह पर, यानी कि जो दबी हुई सतह है, कौन सी सतह आपकी, दबी हुई सतह के ऊपर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या हो गई, पॉलिश। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो दबे हुए भाग के ऊपर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो बनने वाला जो दर्पण होगा वो दर्पण कैसा होगा, ये दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा आपका। अब ये उत्तल दर्पण क्या करना है कि इसके ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जैसे मान लो ये हो गई इस प्रकार से आपकी, ये प्रकाश की किरण हम मान लें कि ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये आ रही है आपकी इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये किरणों को फैला देता है। जबकि अवतल क्या करता है, एक जगह इकट्ठी करता है, और ये क्या कर देगा, फैला देगा। यानी कि यहाँ पर आने के बाद वो इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी आपकी। और जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे हम बढ़ाते हैं आपका, तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसको F बिंदु हम कहते हैं मुख्य फोकस आपका। तो देखिए ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर, तो किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है आपका। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसरित। क्या बोलते हैं, अपसरित दर्पण। अपसरित दर्पण भी इसको हम कहते हैं। तो क्या पहचान है, दबा हुआ भाग यदि पॉलिश कर दिया जाए तो बनने वाला दर्पण उत्तल दर्पण। ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसरित दर्पण भी कहते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखे या हम प्रतिबिंब देखना चाहें तो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देता है। जबकि अवतल में क्या होगा, दिखाई देता है। अवतल में क्या था आपका, बड़ा दिखाई देता था आपका। तो ये इन दोनों दर्पण की, अवतल और उत्तल की पहचान है आपकी, कि कैसे हमें पता लगे अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। अब हम कुछ परिभाषा इनकी लिखेंगे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं यदि याद है तो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा है कि यदि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो समझने में आसानी होती है। अदरवाइज मैं सीधा भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लेकिन हम इस सिस्टम से चलेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिना रटे हुए पढ़ेंगे, तो आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट क्लियर नहीं बचेगी आपके पास। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमने कांच का गोला लिया था और इसी को काट करके क्या बनाया था हमने, दर्पण बनाए। कौन कौन से, अवतल या उत्तल आपका। ये इसका केंद्र हो गया, ओ पॉइंट हमने मान लिया। ये मान ली इसकी त्रिज्या r है आपकी, क्या है, त्रिज्या r। ठीक, अब पहला पॉइंट आता आपका वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, C से। तो देखिए जब हम इसको कट करेंगे इस प्रकार से, सेंटर में से इसको कट कर लेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा, यानी कि इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है, इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, तो जैसे मैंने इधर वाला हिस्सा ले लिया और ये एक दर्पण बना दिया, इस प्रकार से दर्पण बना दिया आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए ये जो इसका केंद्र है, इस गोले का केंद्र है, तो वो केंद्र यहाँ पर आएगा लगभग, जिसको हम C लिखते हैं। क्या लिखते हैं, C। तो इस गोले का, जिस गोले को उपयोग में करके हमने दर्पण बनाया है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो उस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको C से हम प्रदर्शित करते हैं आपका। पहली बात। दूसरी, वक्रता त्रिज्या। किसकी बात करें, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। तो देखिए ये इस गोले की जो त्रिज्या है, ये जो इस गोले की त्रिज्या होगी वो यहाँ से, यानी कि इसके केंद्र से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी, उस दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे आपका। ये पॉइंट हो गया आपका। तीसरा आपका मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस आपका। तो मुख्य फोकस जिसको हम कैपिटल F लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल F। तो यहाँ से देखिए आपका, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए जो प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है,
कहाँ रही है, ये एक्सिस जो होती है वो मुख्य एक्सिस की होती है। तो मुख्य एक्स के समांतर जो किरणें आती हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर के जिस बिंदु से गुजरती हैं, इस प्रकार से इस बिंदु से गुजर गई, तो जिस बिंदु से ये बिंदु यहां से गुजर रही है आपकी, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको लिखते हैं स्मॉल एफ, जिसको क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी आपकी। तो फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ। कैपिटल एफ याद रखना क्या है, मुख्य फोकस है। और जब आपकी फोकस दूरी पूछी जाती है तो स्मॉल एफ होता है। अब स्मॉल एफ और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है, संबंध ये होता है स्मॉल एफ इक्वल होता है r/2, जो पीछे भी हमने उपयोग में लिया था आपका, ये इनमें रिलेशन होता है। तो ये थी नॉर्मल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए आपका। अब आगे हम बात करें कि जो आपके दर्पण होते हैं उसमें दो प्रकार के, एक तो अपसरित और एक अभिसरित, यानी कि एक तो अवतल हो गया और एक हो गया आपका उत्तल आपका। अब उसके सामने मान लो कोई वस्तु वगैरह रखी हुई है, क्या रखी हुई है, वस्तु वगैरह रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए कुछ गुण हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों की हम पालना करते हैं। उन नियमों की पालना करते हुए हमें वो बनाने पड़ेंगे। तो इससे पहले हमें एक चिन्ह परिपाटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर दर्पणों के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, उसका हम चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मान लो ये एक दर्पण है, क्या है, दर्पण हमने मान लिया, अवतल दर्पण ले लिया। ये आपकी एक्सिस हो गई, क्या हो गई, एक्सिस। ये हमने P पॉइंट लिख दिया, क्या लिख दिया, P पॉइंट, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया। अब P क्या है यहाँ पर, P जो है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव वो होता है जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि ऊपर और नीचे बराबर। तो ये एक बीच का जो बिंदु होता है, दर्पण के बीच का बिंदु, उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा, जो भी दूरियां ली जाती हैं, आगे हम उपयोग करेंगे, हमेशा दर्पण के ध्रुव P से उपयोग में ली जाती हैं। अच्छा, ये जो आपकी लाइन हमने खींच रखी है, इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य एक्स। क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स। आपका क्या होती है, मुख्य एक्स। अब मुख्य एक्स किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो मुख्य एक्स वो होती है जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स कहते हैं। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए दर्पण के अंदर मुख्य एक्स कितनी होती हैं, 1, 2, 3 या कितनी होती हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो याद रखना, दर्पण में आपकी मुख्य एक्स केवल और केवल एक ही होगी। बाकी एक्स बहुत सी हो सकती हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी आपका, इस प्रकार से आपकी ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये एक्स हैं, लेकिन मुख्य एक्स केवल एक ही है, एक ही होती है। और कौन सी होती है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स कहते हैं। तो ये मुख्य एक्स हो गई आपकी। अब देखिए P मिल गया हमें। अब चिन्ह परिपाटी की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। मान लो यहां पर आपकी वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने। किसके सामने, दर्पण के सामने रखी हुई है। तो यहां से प्रकाश की किरण, यानी कि वस्तु से कोई प्रकाश की किरण या वस्तु से कोई किरण दर्पण के ऊपर क्या होगी, आपतित हो गई। ये किरण क्या हो गई, दर्पण के ऊपर आपतित हो गई, इस प्रकार से, ठीक है। अब आपतित हो गई तो हम जो भी दूरी लेंगे, अभी बताया, जो भी दूरी लेंगे वो हमेशा ध्रुव P से लेनी है। किससे लेनी है, P से। हमें ये नहीं कि यहां से हमने यहां ले ली, ऐसे नहीं, यहां से लेनी है हमें, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यदि आपतित किरण की दिशा में, किसकी दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, किरण की दिशा में, की दिशा में हमेशा धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
क्या, यदि किरण ऐसे आ रही है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं तो कैसा चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह उपयोग में लिया जाएगा। किसका, u और v। u ये दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसको बिंब दूरी कहते हैं, और बिंब दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से आपका। तो याद रखना u और v हमें जब लेना है तो यदि हम आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं तब तो क्या लेंगे हम, धनात्मक चिन्ह, और यदि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम चलें तो दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है। मान लो कि ये आपतित किरण की दिशा है और हम ऐसे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, किरण ऐसे आ रही है, हम इधर चल रहे हैं, तो दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक दूरी उपयोग में ली जाएगी आपकी। 2 पॉइंट तो ये हो गए। पहला पॉइंट क्या है, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करना है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो मुख्य एक्स है इसके ऊपर कोई वस्तु है तो हमें जो दूरी लेनी है, जो ऊंचाई लेनी है वो कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। कैसे लेंगे, धनात्मक। और यदि इसके नीचे, यानी कि वस्तु कहाँ है, इस प्रकार से नीचे, इस मुख्य एक्स के कहाँ है, नीचे की ओर, तो उस स्थिति में जो हम ऊंचाई या दूरी लेंगे वो कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक आपका। या हम ऐसा कहें कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपका, ठीक है, ये वाई डैश मान लिया, ये एक्स डैश मान लिया, ये इसका ओरिजिन ओ केंद्र बिंदु हमने मान लिया आपका, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि यदि इस दिशा में हम इस बिंदु के इधर जाएंगे तो प्लस साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन, इधर जाते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन आपका। ऐसे ही वाई दिशा में ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव चिन्ह उपयोग होता है और इधर जाते हैं तो नेगेटिव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही यही कंडीशन यहाँ पर हम बना सकते हैं कि ये जो चिन्ह परिपाटी है वो इसमें उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए आपका थोड़ा सा इसको, कि मान लो हमने दर्पण लिया और दर्पण का ये हमने दर्पण ले लिया आपका अवतल दर्पण, ये आपका P हो गया। क्या हो गया, P, ठीक है। तो जो P है उसी को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, इसका दर्पण का केंद्र, यानी कि 0 0 यहां पर आपका इसका मतलब। तो ये प्लस x दिशा हो गई, ये x डैश माइनस x दिशा, और ये आपकी y दिशा हो गई, y डैश, और ये y हो गई। तो यदि मैं इसके इधर ऐसे जा रहा हूं इस दिशा में, यानी कि इधर ही किरण आ रही है और इधर ही हम जाएंगे तो कैसा चिन्ह, धनात्मक। यदि आपकी किरण, हम इधर चल रहे हैं, किरण इधर आ रही है तो विपरीत दिशा में, यानी कि इसके इधर हम जब जाएंगे, P से इधर जाएंगे तो चिन्ह ऋणात्मक। यदि हम P से ऊपर जाएंगे तो चिन्ह धनात्मक लेना है, और यदि नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक लेना आपका, ये ध्यान रखना। और जो भी दूरियां हमें लेनी है दर्पण के लिए, आपके किसके लिए, दर्पण के लिए, वो हमेशा P से ली जाती हैं, उसके ध्रुव से ली जाती हैं। ये नहीं कि यहाँ वस्तु है तो वस्तु से मैंने ले ली। यदि वस्तु से लेंगे, मान लो जैसे ये वस्तु है और वस्तु से मैं ये दूरी लेना चाह रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि हम तो यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो धनात्मक चिन्ह आना चाहिए, जो गलत होगा। इसलिए दूरियां हमेशा कहाँ से लेंगे, उसके ध्रुव से ली जाती हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए आपका, दोनों प्रकार के दर्पण के लिए आपका। मान लो ये हमारे पास अवतल दर्पण है। कैसा, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव हो गया आपका। इस दर्पण के सामने अब यहाँ इधर तो पॉलिश कर रखी है, तो वस्तु इधर तो रख नहीं सकते हम। क्या नहीं कर सकते, इधर वस्तु नहीं रख सकते, तो इधर हमने वस्तु रख दी। ये आपकी कोई वस्तु मान ली A B, तो यहाँ से ये जो दूरी है P से, इसको बोलते हैं बिंब दूरी U आपकी। क्या बोलते हैं, ये बिंब दूरी हो गई, यानी कि दर्पण के ध्रुव से। अब देखिए प्रकाश की किरण इधर आएगी ऐसे, और हमें चलना कहाँ है, यानी कि हम यहाँ खड़े, हमें यहाँ से चलना है, हमें यहाँ से इधर चलना है, यानी कि इस दिशा में हम जा रहे हैं। किरण किधर आ रही है, किरण यानी कि प्रकाश जो आ रहा है वस्तु से, जो प्रकाश आ रहा है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। और हमने कहा था कि जब प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हम जाते हैं तो दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर जो u होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। अब ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। तो ये याद रखना कि यदि आपके पास अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी
कौन सी दूरी, बिंब दूरी, या बिंब दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। वो हमेशा क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ऐसा ही उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल, यहीं लिख देता हूं मैं, उत्तल, दोनों के लिए बिंब दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन प्रतिबिंब की हम बात करें, किसकी, प्रतिबिंब की हम बात करें, तो प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, देखिए आपका, तो u हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, चाहे वो अवतल हो या उत्तल। अब इस दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो मान लो ऐसे बनेगा, इधर आगे हम करेंगे तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा आपका। तो ये जो दूरी होगी इसको हम लिखते हैं v, क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इससे दूर ऐसे प्रकाश आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो v जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, ऋणात्मक। कौन से दर्पण के लिए, आपका अवतल दर्पण के लिए। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अवतल दर्पण के लिए u और v दोनों ही क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए u तो नेगेटिव होता है, यानी कि बिंब दूरी ऋणात्मक, और v क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। तो ये याद रखना, ये तो अवतल के लिए u और v दोनों ही ऋणात्मक, और उत्तल के लिए u नेगेटिव और v पॉजिटिव होता है आपका। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि हम फोकस दूरी की बात करें, किसकी बात करें, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कौन से के लिए कैसी होगी, उसके लिए हम आगे कुछ उसमें जो समीकरण है, कौन सा समीकरण आता है दर्पण के लिए, उत्तल और अवतल दोनों के लिए एक ही समीकरण लगता है, तो उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें हमने दो प्रकार के क्या पढ़े, दर्पण, अवतल और उत्तल, उनकी चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने ये भी पढ़ा कि अवतल के लिए आपका u और v यानी कि बिंब और जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी ऋणात्मक होती है, और जो आपका उत्तल है उसके लिए u जो होता है वो ऋणात्मक और v धनात्मक होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम जो लेंस की जो दर्पण की समीकरण है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपका, कि कौन से दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, कौन से के लिए ऋणात्मक होती है। और फिर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि वस्तु यहाँ रखी हुई है, फोकस पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, वस्तु बड़ी होगी या प्रतिबिंब बड़ा होगा, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे कंप्लीट।